गुड मॉर्निंग एवरीवन। विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। विगत कक्षा में हमने भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की चर्चा की, जिसमें हमने मुख्य विशेषताओं में संघवाद विषय को पढ़ा। इसके बाद में हमने चर्चा की संसदीय शासन पद्धति। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और भारतीय संविधान की शेष विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। शक्तियों का बंटवारा। भारतीय संविधान में भारत को एक संघ राज्य बताया है। इसमें भारतीय जो सरकार है, भारत सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में शक्तियों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। विधायिका होती है जिसमें विधायक और सांसद होते हैं, जो कि जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करती है। इसके बाद में आती है कार्यपालिका, जिसमें वो लोग होते हैं जो कानूनों को लागू करते हैं और शासन का संचालन करते हैं। न्यायालय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है और न्यायालय की जो व्यवस्था होती है उसको हम न्यायपालिका कहते हैं, जिसके बारे में हम इसी पुस्तक के अध्याय 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। हमारे देश के अंदर 3 जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो होती है, तीनों अंगों को अपने कार्य, अपनी सीमा में कार्य करना होता है और ये तीनों संस्थाएं अपने अधिकारों का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकती। ऐसी व्यवस्था संविधान में की गई है। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि सभी संस्थाएं एक दूसरे पर अंकुश रखे, नियंत्रण रखे। इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तीनों संस्थाएं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, एक दूसरे पर नियंत्रण और अंकुश रखती है, जिससे सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी है, उसको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकार से नहीं है। राज्य सरकार का मतलब है राज्य सरकार से नहीं है, बल्कि देश की जो सरकार होती है उसके लिए यहाँ ये शब्द यूज हुआ है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? कानूनों का निर्माण करती है और कानूनों को लागू भी करती है। लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो स्थायी व्यवस्था है और एक निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का ये प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। तो राज्य से तात्पर्य यहाँ पर देश होता है। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। सरकारी राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। राज्य शब्द सरकार से एक बड़ा शब्द है, व्यापक शब्द है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो राज्य एक व्यापक शब्द है और जिसमें सरकार को भी लिया जा सकता है। इस प्रकार से राज्य से तात्पर्य देश से होता है और यह एक व्यापक शब्द है। इसके बाद में एक आपके पेज नंबर 13 पर चित्र दिया है। चित्र को हम ध्यान से देखेंगे। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि वह विधायिका के प्रति अपने दायित्वों को निभाए नहीं या उनकी उपेक्षा करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया
जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। संविधान में ऐसे कानूनों का निर्माण किया गया है जो ये सुनिश्चित कर सके कि कार्यपालिका कहीं इतनी ताकतवर न हो जाए कि वह विधायिका के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन न करे। इसलिए कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए कानूनों का निर्माण किया गया है और संविधान में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं ताकि कार्यपालिका नियंत्रण में रह के कार्य कर सके। इस प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण की व्यवस्था संविधान में की गई है। अब बात करेंगे हम मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। ये जो मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान में लिया गया है, ये संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया है। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ऐसे अधिकार मिले जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण हों। इसलिए व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि व्यक्ति उन अधिकारों को प्राप्त करके अपना विकास करे, अपना सर्वांगीण विकास करे। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उसके समूह की रक्षा कर सकें। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अर्थात वो संस्था इन अधिकारों को माने ताकि व्यक्ति इन अधिकारों का उपयोग कर अपना विकास कर सके। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्व भी जोड़े गए हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सकें। ये खंड इसलिए जोड़ा गया है ताकि देश में ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी को दूर करे और ऐसे नीतियों और ऐसे कानूनों का निर्माण करे जिनसे व्यक्ति का विकास हो सके और गरीब व्यक्ति का और ज़्यादा ख्याल रखा जा सके। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को निम्न प्रकार से बताया है। 6 मूल अधिकार वर्तमान में भारत के लोगों को प्रदान किए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग क्या हैं? समान हैं। कानून सबके लिए समान है। कानून की नज़र में सब लोग समान हैं। इसका मतलब है सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सामाजिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार दिया गया है। मैदान हो, होटल हो, मंदिर हो, सब स्थानों पर व्यक्ति जा सकता है और अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इस किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। छुआछूत की जो कुप्रथा थी हमारे यहाँ पर, उसको भी समाप्त किया गया है, जिसको अस्पृश्यता भी बोलते हैं। छुआछूत की प्रथा का वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार।
इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति को अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यक्ति अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, भाषण दे सकता है, संगठन बना सकता है। देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता भी उसको प्रदान की गई है। वह भारत में कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, रह सकता है, व्यापार व्यवसाय कर सकता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं भारत में यहाँ पर प्रदान की गई है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। मानव का व्यापार नहीं हो सकता है, उससे ज़बरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता है, और 14 साल से जो कम उम्र के बालक हैं उनसे भी कार्य नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि ये उम्र उनकी पढ़ने की होती है, शारीरिक विकास की होती है, उनके सर्वांगीण विकास की होती है। इसके बाद में है चतुर्थ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने की और उसकी प्रचार प्रसार की आज़ादी दी है। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी है। इसके बाद में है आपका यह है 5वां विषय, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिकों को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है और अदालत के माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे कुल मिला के भारत के नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए हैं, जिनको क्रम से हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की और आपके जो कुल मूल अधिकार दिए गए हैं उनको पूरा करें। जय हिंद।